नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने जब जीएसटी घटाने का जिक्र किया, तब से चाहे इंडस्ट्रीज हो या आम घर खरीदार अपनी कैलकुलेशन में लगा हुआ है। जाहिर है टैक्स कम होगा तो सप्लाई और डिमांड दोनों तरफ राहत आएगी, इंडस्ट्री अच्छे ऑफर्स दे सकेगी और ग्राहक को अच्छी डील्स मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। देश की जीडीपी में करीब 7% का योगदान देने वाले रियल एस्टेट में जीएसटी घटने से क्या बदलेगा? मौजूदा समय में रॉ मटेरियल पर भारी भरकम जीएसटी से बढ़े हुए प्रोजेक्ट की लागत पर कितना असर पड़ेगा? अगर जीएसटी दरें घटेंगी तो जाहिर है लागत भी कम होगी, लेकिन क्या यह लागत एंड यूजर्स तक पहुंचेगी? प्रॉपर्टी की कीमतों में कितनी कमी आएगी? सही मायने में यह कमी आएगी भी या सिर्फ रिपोर्टों में रह जाएगी? सवाल कई हैं और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अपनी कैलकुलेशन में लगे हुए हैं। आज हमारे साथ एक शानदार पैनल है जिनसे रियल एस्टेट सेक्टर के कई पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं विनीता दलाल, फाउंडर माउंट की कैपिटल, अभिषेक रस्तोगी हमारे साथ, फाउंडर रस्तोगी चैम्बर्स, और हमारे साथ हैं रवि सिन्हा, सीईओ ट्रैक टू रियल्टी। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका विनीता जी, अभिषेक जी और रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनीता जी, आपके पास आते हैं। जाहिर है इसका बड़ा फायदा रियल एस्टेट डेवलपर्स को ही होगा। आज रॉ मटेरियल सीमेंट पर 28%, स्टील पर 18%, फिनिशिंग आइटम पर भी भारी भरकम जीएसटी है, जिससे प्रोजेक्ट की लागत काफी बढ़ जाती है। क्या वाकई 18% या इससे कम जीएसटी से प्रोजेक्ट की कीमतें घट सकती हैं, और अगर घटती हैं तो ये कितने प्रतिशत घटेंगी? आपका सवाल एकदम परफेक्ट है एंड ये सवाल तो हम सबसे पूछ रहे हैं कि अगर ये कम होता है देन हाउ विल द इंडस्ट्री रिएक्ट टू इट। एंड अगर 28% से सीमेंट कम होके 18% होता है, एंड सीमेंट बीइंग क्लोज टू 30 से 40% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, देयर विल बी अ ह्यूज सेविंग इन द ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट। एंड ऑल्सो अनदर आइटम जो 28% पे इस वक्त है, विच इज योर HVAC एंड ऑल योर एयर कंडीशनिंग एंड इलेक्ट्रिकल्स फॉर प्रोजेक्ट्स, जो इस वक्त आपके जो कमर्शियल और डेटा सेंटर्स है उसमें बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा, जिसमें आपकी वो सारी कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी। फॉर श्योर इट इज़ अ पॉजिटिव, एंड आई थिंक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एकदम सही स्टैंड लिया है इन दिस जियोपॉलिटिकल tariff scenario to support sectors and support the growth of India, जो बहुत ही important है हम सब के लिए। And हम खाली उतना देख रहे हैं कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या करेंगे। भले ही अगर अपना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का नेट जीएसटी कम करेंगे, अगर आईटीसी नहीं है, ये स्टिल कॉस्ट ही है प्रोजेक्ट के लिए। एंड आज एक्चुअली अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना अनअफोर्डेबल है, क्योंकि आपके स्टैंड अलोन पे ही 18% कॉस्ट बढ़ गया है ऑन द ओवरऑल जीएसटी इम्पैक्ट, प्लस आपके कस्टमरों को 5% भरना पड़ता है, बिटवीन 1 to 5% डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड द वैल्यू ऑफ द अपार्टमेंट टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ परचेज व्हेन द प्रोजेक्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये 100% सपोर्ट करेगा सेक्टर को। आई एम होपफुल दैट एज अ सेक्टर एंड एज अ कंट्री वी विल बी एबल टू ब्रिंग आउट मोर affordable and value homes for the sector. Impact of this in terms of reduction, my assumption, Deepak ji, is that overall if two items, which is cement and electricals, move from 28 to 18%, तो if about 30% of your overall cost is that, so we would have a minimum of about a 5 to 8% saving. So that is a huge saving on cost that I see for sure. अभिषेक जी, आपसे सवाल होगा कि सबसे बड़ा विवाद क्लासिफिकेशन का है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट 18% वर्सेस गुड सप्लाई 28%। क्या एक यूनिफॉर्म जीएसटी स्ट्रक्चर इस उलझन को खत्म कर देगा? इसी के साथ सफारी रिट्रीट केस आपने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा था, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर बहस हुई थी। क्या जीएसटी कटौती के साथ आईटीसी पर भी सरकार को पॉलिसी रिव्यू करना चाहिए? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है और विनीता जी ने ये बात बताई है कि सीमेंट और ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, ये मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं टुवर्ड्स द कॉस्ट। तो देखिए, इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो क्लासिफिकेशन पे होते हैं। अगर एसी आज 28% पर है या लिफ्ट आज 28% पर है, बट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट 18% पर है, तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स देश में चल रहे हैं जहां पर ये टैक्स अथॉरिटीज का मानना है कि ये सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज नहीं है, बल्कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स हैं। तो गुड्स वर्सेस सर्विसेज के जो रेट में अंतर है 28% और 18% में, सो बहुत सारे ऐसे क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स कम होते हैं। इंडस्ट्री को टैक्स सर्टेनिटी मिलती है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री को ये टैक्स सर्टेनिटी मिले, क्योंकि जब तक इंडस्ट्री को टैक्स सर्टेनिटी मिलेगी नहीं, इंडस्ट्री आगे बेनिफिट पास ऑन कैसे कर पाएगा।
फिर बात आती है कि जो लो इनकम ग्रुप होते हैं वहां पर देखिए दो तरह की समस्या आती है, और विनीता जी ने भी ये बात उठाई थी। पहली समस्या तो ये आती है कि जो वो टैक्स उन पे लगता है, जो 1% या 5% या रियल एस्टेट पे टैक्स लगता है, तो आईटीसी का वहां पर क्रेडिट नहीं मिलता। तो अगर सीमेंट पर आईटीसी 28% है तो वो पूरा टैक्स कैस्केडिंग की तरफ बढ़ता है। अब अगर वही 28% से कम होके 18% होता है तो इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा, और इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलते ही जब टैक्स सर्टेनिटी होगी तो कंज्यूमर को बेनिफिट पास ऑन करेंगे। आज ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसे टैक्स चेंजेस होते हैं, ये जब ट्रांजिशन हुआ था सर्विस टैक्स से जीएसटी में, तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं टैक्स क्लॉजेस को लेकर जो हम अन्य कोर्ट्स में लड़ रहे हैं। तो आई थिंक रियल एस्टेट सेक्टर को बेनिफिट अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरह से मिले, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के टैक्स क्लॉजेस को लेकर क्या गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन रहेगी, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू रहेगा। देखिए, लास्ट चीज बताना चाहता हूं आपको कि आपने भी बताया था कि जो रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन है वो 7.3% टू जीडीपी है, और जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 11.7% है रियल एस्टेट का। सो 11.7% में से अबाउट 6.1% डायरेक्ट टैक्स का है और 5.6% इनडायरेक्ट टैक्स का है। तो अगर इसको क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखा जाए तो रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स टू जीडीपी रेशियो में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक है इस समय कि इस सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि अगर हमको यूएस के टैरिफ्स को आज उसके एक रोड ब्लॉक बनाना है तो हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। जाहिर है डोमेस्टिक कंजम्पशन इस समय टैरिफ के प्रभाव को संतुलित कर सकता है। रवि सर, आपसे सवाल होगा कि कंज्यूमर के एंगल से भी समझना बहुत जरूरी है। ग्राहक आज भी ये मानते हैं कि बिल्डर टैक्स या लागत की जो कटौती होती है उसका फायदा अपने पास रख लेते हैं। क्या जीएसटी रेट कटौती से वाकई फ्लैट सस्ते होंगे या सिर्फ किताबों में दिखेगा? देखिए दीपक, मैं पहले दिन से, जिस दिन से अनाउंसमेंट हुआ है, मैं बार बार पूछ रहा हूं क्या होम बायर्स के लिए ग्राउंड रियलिटी बदलेगी, उसके कॉस्ट पे असर पड़ेगा। जीएसटी की जो बात है, एक होम बायर जीएसटी 2 लेवल पर दे रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो डायरेक्टली भी दे रहा है, जो वो 5% पैसे दे रहा है जीएसटी के एवज में। 1% है एफोर्डेबल हाउसिंग में, लेकिन एफोर्डेबल हाउसिंग की जो परिभाषा है, 45 लाख से कम के हाउसेज किसी भी टॉप टियर सिटीज में अब अवेलेबल नहीं है। तो एक बायर 5% वहां दे रहा है। दूसरा, डेवलपर्स का जो इनपुट कॉस्ट पे जीएसटी है वो भी बायर पे पास ऑन हो रहा है। सवाल ये उठता है, अगर आपको बायर को बेनिफिट देना है, और मैं इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा होम बायर की बात कर रहा हूं, अगर आपको होम बायर को बेनिफिट देना है तो वो 5% टैक्स आपका जीएसटी का खत्म किए जाने की जरूरत है, क्योंकि डेवलपर्स को जो भी बेनिफिट मिलेगा, पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि वो बायर को पास ऑन नहीं किया जाता है। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बहुत सही कहा कि जब जब महाराष्ट्र में वो प्रीमियम कम करते हैं, डेवलपर्स अपना मार्जिन बढ़ा लेते हैं। पास्ट में जब इनपुट टैक्स क्रेडिट भी रहा था, तब भी ये एलिगेशंस आए थे कि आईटीसी बेनिफिट्स बायर को पास नहीं होते थे। आप अगर ऐसे भी देखें, डेवलपर अगर बहुत ऑनेस्टली पास ऑन भी करना चाहेंगे, एक प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक कॉस्ट होता है, लैंड कॉस्ट है, बाकी मिसलेनियस कॉस्ट हैं। कंस्ट्रक्शन में भी बेसिकली सीमेंट, स्टील और कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम्स पे असर पड़ेगा। तो अगर मैं 1 करोड़ के प्रोजेक्ट को पकड़ के चलूं तो एक बायर को अगर डेवलपर बहुत ऑनेस्टली पास ऑन भी करने लगेंगे तो हार्डली 2 लाख रुपए का फर्क आएगा। उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो कि आप बायर से जीएसटी ना लें, तो बायर के बेनिफिट में यह ज्यादा बेहतर है। अच्छा सुझाव है रवि जी का। विनीता जी, आपसे सवाल होगा कि डेवलपर्स पर आरोप लगता है कि टैक्स कटौती का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचता। आईटीसी के मामले में हमने देखा भी है, डेवलपर्स कम्युनिटी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो ये कैसे इंश्योर करेंगे कि रेट रैशनलाइजेशन का फायदा एंड यूजर्स तक पहुंचेगा। नो, तो आई एब्सोल्युटली, रवि जी ने जो बोला एकदम सही बोला। अभी क्या है कि ये अभी इम्प्लीमेंट होगा। देयर आर सम कॉस्ट व्हिच हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड ऑन बिल्डिंग्स। जो नई बिल्डिंग्स हैं उनकी प्राइसिंग अलग होगी बिकॉज दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, बट जिसकी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो गई है, जो 50-60% कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, उसकी बैलेंस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे ये इम्पैक्ट इज हार्डली गोइंग टू बी लेस देन 2 lakhs, नहीं, इट विल बी हार्डली 1 lakh। तो उसका ऑनेस्टली बेनिफिट कंज्यूमर को इट विल बी in comparison nothing as comparison to what Ravi ji said. Actually, my government has to make that 5% to 1% से भी 0 they have to make for consumers. Only then consumers will really see the benefit of GST.
जब इनपुट टैक्स क्रेडिट का पास ऑन का एंड एंटी प्रॉफिटियरिंग की पूरी बात चल रही थी, व्हेन जीएसटी फर्स्ट गॉट इम्प्लीमेंट इन द ट्रांजिशन, द प्रोजेक्ट्स वर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. So there would be, even if someone has to go through the thing, there will be some places where there's a 100% pass on. There will be some places where there could not be 100% pass on due to legacy issues on an asset. So it becomes extremely messy for customers also to get into it. जो क्लीनेस्ट वे है, जैसे आप बैंक्स की देखते हो, जब जब बेस रेट घटती है वो डायरेक्ट पास ऑन होता है बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कंज्यूमर. This incidence of passing to GST to consumers and to the larger crowd and every customer who buys a home is clearly connected to what they pay into a project, and that is the 5%, which genuinely is a extremely heavy cost to a customer when they're buying homes. And उन्होंने जो 45 lakhs की capping डाली है, there is no urban city, there is no tier 1 city or tier 2 city also today जहाँ पे 45 lakhs में आपको homes मिलता है. अभिषेक जी, अगर सरकार जीएसटी रेट 28 से 18% पर लाती है तो रेवेन्यू पर कितना असर पड़ेगा, और क्या ये लॉन्ग टर्म में मांग बढ़ने से टैक्स कलेक्शन में फायदा भी देगा? इसी के साथ क्या जीएसटी कम कर देना काफी है, जैसा कि रवि जी कह रहे हैं, विनीता जी कह रही हैं, कंज्यूमर को फायदा देने के लिए सीधे जीएसटी हटाना बेहतर विकल्प है बजाय इसके कि वाया जीएसटी कम हो? रियल एस्टेट सेक्टर एक बड़ा पेक्यूलियर सेक्टर है. यहां पर जो कलेक्शंस होती हैं वो सर्विस से कोरिलेट नहीं करा जा सकता. जो आईटीसीज होती हैं वो डिफरेंट समय पर आती हैं. लैंड का प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पहले होता है, तो आईटीसी रेशियोज और कैलकुलेट करना बहुत बड़ी समस्या है. आज की डेट में अगर कोई भी टैक्स बेनिफिट कम होता है आउटपुट साइड पर या इनपुट पर, तो सबसे अत्यंत आवश्यक चीज ये है कि गवर्नमेंट एक ऐसी मेथोडोलॉजी बनाए रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जिससे ये क्लियरली पता चले कि बेनिफिट कैसे पास ऑन हो सकता है और कितना बेनिफिट पास ऑन करना है. देखिए, सीमेंट अगर 30% यूज होता है और बाकी जो मुख्य चीजें जो 28% मेरे जो कम होके लेट्स से 10% होती हैं, तो टोटल कॉस्ट अगर 40% है, उसमें 10% अगर मोटा मोटा कम होता है तो इफेक्टिव कॉस्ट जो डिडक्शन है वो 4% होती है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की. मगर क्या ये कोई मेथोडोलॉजी इसकी है? कंज्यूमर को बेनिफिट कैसे जाएगा, कितना जाएगा? बिना मेथोडोलॉजी के अगर बिल्डर्स ने, डेवलपर्स ने ये बेनिफिट पास ऑन भी कर दिया तो क्या गारंटी है कि कल, वैसे एंटी प्रॉफिटियरिंग का सनसेट क्लॉज हो चुका है, मगर ऐसा माना जाता है कि प्राइस फिक्सेशन के लिए, बेनिफिट्स ट्रांसफर करने के लिए कोई ऐसी गाइडलाइंस आएंगी, दिवाली के आसपास ऐसी गाइडलाइंस आने की आशा है जिसकी वजह से वो क्वांटम को डिटरमिन कर पाएंगे. आज जो समस्या है एंटी प्रॉफिटियरिंग की, वो ये नहीं है कि डेवलपर ये बेनिफिट पास ऑन नहीं करना चाहता. समस्या ये है कि बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करे, कितना बेनिफिट पास ऑन करे, किस तरह से उसको समझा जाए और पास ऑन किया जाए, वो बड़ी समस्या है. तो अगर आज आपको रियल एस्टेट सेक्टर को एक ऐसा सेक्टर बनाना है जो कि बेनिफिट पास ऑन हो, तो वो मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि मैटर्स कोर्ट में ना जाए और डेवलपर्स ये अपना पास ऑन करेंगे. बिल्कुल, ये जीएसटी का मुद्दा काफ़ी अहम है और इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा होम बायर्स के ऊपर, क्योंकि जीएसटी कम होगा तो लागत घटेगी और लागत घटेगी तो उसका फायदा आम कंज्यूमर तक पहुंचेगा, यानी प्रॉपर्टी सस्ती होगी. तो इसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे इनकी बारीकियों को, लेकिन यहां वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम प्रॉपर्टी प्लस में बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद जीएसटी रेट में कटौती को लेकर जो मंथन चल रहा है उसका रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कीमतें प्रॉपर्टी की घटेंगी या स्थिर रहेंगी, इन सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं. हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, एनालिसिस जारी है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. रवि जी, आपसे सवाल होगा, होम बायर्स की सबसे बड़ी समस्या पारदर्शिता और ऑन ग्राउंड कीमतों की है. जीएसटी कटौती के बाद क्या सरकार को मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि फायदा आम कंज्यूमर्स तक पहुंचे? अफोर्डेबल हाउसिंग का शेयर 2019 में 38% था, जो कि अब 18% रह गया. क्या जीएसटी कटौती इस गिरावट को रोक सकती है और मिडिल क्लास के लिए फिर से घर खरीदना आसान हो सकता है? दीपक, देखिए, ये लोग जो कह रहे हैं मैं काफी हद तक इनसे अगर सहमत भी होता हूं. एक बात हमें समझना होगा, रियल एस्टेट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिजनेस है. रियल एस्टेट में आपको गाइडलाइन और मोडालिटी बहुत क्लियरली डिफाइन करने की जरूरत है. और मेरा एक यहां पर सुझाव है, एक तो आप जो बायर से 5% जीएसटी ले रहे हैं आप इसको बिल्कुल खत्म कर दें. दूसरा,
अगर आप सप्लाई साइड पर डेवलपर्स को इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं जीएसटी में, और इस तरीके से इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं कि वो बायर को पास ऑन हो, तो आप अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अलग जीएसटी स्लैब रखें और लग्जरी हाउसिंग के लिए अलग जीएसटी स्लैब रखें। मुझे ये नहीं समझ में आता, अगर सीमेंट पे मैं 28 से 18% कर रहा हूं और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी 18% है और सुपर लग्जरी के लिए भी 18% है, तो एक डेवलपर का क्या इंसेंटिव है कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएगा? मेरे ख्याल से ये एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, तो मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सरकार को सोचकर ऐसी गाइडलाइन बनानी होगी ताकि अब जो अफोर्डेबल हाउसिंग बनने बंद हो गए हैं दोबारा बनने शुरू हो, बायर को इंसेंटिवाइज किया जाए, डेवलपर्स को भी जीएसटी के रास्ते इंसेंटिवाइज किया जाए। एक्चुअल प्रॉब्लम यह है, आम जनता के लिए रियल एस्टेट अफोर्डेबल कैसे किया जाए, आम जनता को घर कैसे मुहैया कराया जाए। अनफॉर्चुनेटली सारी पॉलिसीज और सारे इंसेंटिव जो हैं वो रियल एस्टेट को गेम ऑफ डीप पॉकेट्स बना रहे हैं। रियल एस्टेट अमीरों के पैसा पार्क करने की जगह बन रहा है और आम इंसान को, एक आम सैलरीड क्लास को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की यहां पर जरूरत है। विनीता जी, अफोर्डेबल हाउसिंग पहले ही संघर्ष कर रहा है। पहले 38% शेयर हुआ करता था, जो कि घटकर 18% रह गया है। तो जीएसटी रेट कटौती से क्या इस सेगमेंट को सपोर्ट मिलेगा, या अफोर्डेबल हाउसिंग को सपोर्ट के लिए कुछ और करने की जरूरत है? जिस दिन जीएसटी आया, जब इनपुट क्रेडिट चला गया, there was a flat cost going up in all construction cost between 15 to 18%. Affordable housing was always at a 10 to 15% margin. आपके 10 to 15% margin में अगर आपका 15% cost बढ़ता है, it is a huge impact on your margin. It is almost making it zero. फिर उसके बाद आया पूरा ILFS, जिसमें liquidity बंद हो गई towards the sector. So the sector got deprived of funding at a good rate, and all rates of interest went to about 17% for most people, especially in the affordable housing sector. ये दो चीज़ों ने जो है पूरी अफोर्डेबल हाउसिंग की जो ग्रेटनेस थी और उसकी जो इम्पोर्टेंस और चार्म थी ये इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में, उसको पूरी की पूरी खत्म कर दी। उसके बाद क्या हुआ है कि ऑन जेडीएस, क्योंकि पैसे अवेलेबल नहीं है सेक्टर में, तो काफी लोग लैंड नहीं खरीद रहे हैं, वो जेडीए कर रहे हैं या पेमेंट प्लान कर रहे हैं या एरिया शेयरिंग कर रहे हैं। वो पूरे स्ट्रक्चर में आपको जो है डबल इंडेक्सेशन ऑफ जीएसटी लगता है। एक, आपको जेडीए अग्रीमेंट पे 18% जीएसटी लगती है। दूसरी, आपकी जो एरिया है जिसको आप बना के हैंड ओवर करते हो टू अ लैंड ओनर और टू ए प्रोबेबली existing tenant on the property, आपको एडिशनल एरिया इंटू 5% ऑफ द रेडी रेकनर बना के वो पूरी गवर्नमेंट को जीएसटी की आपकी पेमेंट करनी पड़ती है। एंड हम बोल रहे हैं अगर 30 रुपया गवर्नमेंट ले रहा है और मेरा लैंड कॉस्ट 20 रुपया है और मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 20 रुपया है, गवर्नमेंट इज टेक्निकली टेकिंग मोर देन एवरीबडी इन द चेन। So they have to do something to make it more affordable for affordable housing to happen. And over there, I 100% agree with Ravi ji. Affordable housing will only come when GST goes away on JDA, so that people are able to pick up land to make affordable housing. And you make the GST that the consumer pays to zero. अगर वो 1% पे भी होता है, 5% पे भी होता है, एक इंसान जो 70 lakhs का घर खरीद रहा है, उसके लिए 5% is a huge hit on his cost. Okay. That should not be the case for affordable housing, and that is why affordable housing supply has become zero. Okay. And अगर गवर्नमेंट सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पे जीएसटी कम करेगी और जेडीएस पे नहीं करेगी और कंज्यूमर के ऊपर 5% को जीरो नहीं करेगी, एंड इट डजंट चेंज द डेफिनेशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। बिल्कुल। अभिषेक जी, आपसे सवाल यह होगा कि पीएम के ऐलान के बाद इंडस्ट्री और ग्राहकों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। समझाइए जरा कि ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ऐलान से आम ग्राहक तक जीएसटी कट का फायदा पहुंचने की, स्टेप बाय स्टेप वो क्या है, कितना समय लगता है? देखिए, होता क्या है कि जब भी सेंटर कुछ प्रपोज करता है रेट चेंजेस का, स्पेशली उसका इंपैक्ट आता है सेंटर पर भी और स्टेट पर भी, क्योंकि स्टेट की कलेक्शंस भी डिपेंडेंट करती है टोटल जीएसटी कलेक्शन पर। इसीलिए अगर आपने देखा हो तो 7 प्रोडक्ट्स ऐसे आइडेंटिफाई करे गए हैं जिनको 40% पे लेके जाया जाएगा, 28% से 40% पर। अब अगर आप बात करें इन प्रोडक्ट्स की, तो ये 28% जो जीएसटी था, इस पर पहले 25% कॉम्पनसेशन सेस था, जो कि लॉस ऑफ स्टेट्स
इन रेवेन्यू को कॉम्पनसेट करता था एज पर दी स्टेट कॉम्पनसेशन एक्ट ऑफ 2017। अब क्योंकि वो कॉम्पनसेशन सेस खत्म हो गया है, जो अभी जीएसटी काउंसिल मीट होगी 3 और 4 तारीख में, उसमें ये पहला प्रश्न होगा स्टेट्स का कि हमारा जो लॉस होगा उसका अब क्या होगा। आप रेट कम कर रहे हो तो लॉस का क्या होगा। तो सेंटर अभी अरिथमेटिक कैलकुलेशन इस बात पर कर रहा है कि जो ये 7 प्रोडक्ट्स हैं, इन 7 प्रोडक्ट्स का टैक्स अब 28% से बढ़ा के 40% किया जाएगा। ये जो 40% टैक्स है, इस 40% टैक्स का पोर्शन जो स्टेट को जाएगा वो अबाउट 70% होगा, 50% नहीं। देखिए सीजीएसटी 50% होता है और एसजीएसटी 50% होता है, मगर फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से जो 41% सेंटर के भी टैक्सेस होते हैं वो भी स्टेट को जाते हैं। तो करीब 70% टैक्स जो इससे होता है एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी से, वो स्टेट को जाता है। तो अरिथमेटिक ये चल रही है अभी कि स्टेट्स को ये बताया जाएगा कि इन 7 प्रोडक्ट से तुम्हारा रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, क्योंकि इन 7 प्रोडक्ट से करीब 40% रेवेन्यू बढ़ेगा कंपैरेटिवली जो ओल्ड कलेक्शन होता था। तो पहली चीज तो ये है। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर जो सेंटर है उसका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कम होगा तो वो कैसे होगा। तो अभी नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी लगाई जाएगी जो 40% के ऊपर होगी। ये मैं केवल बात कर रहा हूं सिन गुड्स के और लग्जरी आइटम्स की। तो जब ये जीएसटी काउंसिल में ये क्लियर हो जाएगा कि किसी का रेवेन्यू लॉस नहीं होगा और ये जो एनसीसीडी का भी पूल होगा ये भी स्टेट्स के लिए यूज होगा, तो ये आगे बढ़ेगा। इस प्रपोजल को आगे रखा जाएगा। स्टेट्स की कंसेंट के बाद जीएसटी काउंसिल इसको अप्रूव करेगा और रेट्स की नोटिफिकेशन आएंगी। रेट्स की नोटिफिकेशन आने के बाद उसमें एक डेट डिटरमिन करी जाएगी, जो जैसा लगता माना जाता है कि दिवाली से कुछ दिन पहले कि ऐसी नोटिफिकेशंस की डेट आएगी, क्योंकि ये आवश्यक है कि जो दिवाली से रिलेटेड चीजें हैं उन पर रेट दिवाली से पहले कम हो जाए। बिल्कुल, यानी इस पूरी कवायद में कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगेगा। रियल एस्टेट में लागत घटेगी और इसका फायदा आम घर खरीदार तक पहुंचेगा। ये आदर्श तस्वीर है, लेकिन बड़ा सवाल फिर यही है कि डेवलपर्स जिम्मेदारी के साथ ये फायदा आम कंज्यूमर तक पास ऑन करें। अफोर्डेबल हाउसिंग में जो सुस्ती है उसको लेकर अच्छे सुझाव हैं कि सरकार को और इंसेंटिव देने की जरूरत है। घर खरीदारों को सीधे जीएसटी का लाभ मिले, बजाय इसके कि डेवलपर्स के भरोसे रहें। फाइनली लागत घटेगी तो घरों की कीमतों पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। हालांकि ये बात ऑन ग्राउंड होने में 2 से 3 महीने का समय लगेगा। तो विनीता जी, अभिषेक जी और रवि जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।